गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एलिजाबेथ तोपनो KGBB चंडीगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा। बच्चों, ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे पास प्रश्न है, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा मिल सकती है। हर एक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही समाप्त। बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो प्लेट में जो ऊर्जा उपस्थित होती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय वह ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। उसी प्रकार यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा का निर्माण करती है। या मोमबत्ती का जलाना एक रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। अगला उदाहरण एक कार को हम लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं एक कार। जब तक इस कार में पेट्रोल रहती है तब तक ये कार आगे की ओर चलती है। जैसे पेट्रोल ख़त्म होता है वो रुक जाती है। तो इससे हम यही कहेंगे कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। बच्चों, जब तक गाड़ी में तेल थे, पेट्रोल थे, तब तक गाड़ी में ऊर्जा थी जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह कार्य किया। तो इस तरह से ऊर्जा की वृद्धि हुई और एक प्रकार से कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा का बदलना दो तरह से मुमकिन है, जिन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसी के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक स्रोत, दूसरा गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत के 5 भाग हैं: जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा एवं पवन ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन जीवों तथा पेड़ पौधों के मृत अवशेष से जो बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला का निर्माण पेड़ पौधे के मृत अवशेष से हुआ है। इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाती है। उसी प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेष से हुआ है। भारत में 70% ऊर्जा की खपत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से पूरी होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम को जलाने से उत्सर्जित होने वाले कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारी पृथ्वी तथा जल के संसाधनों को प्रभावित करती है। साथ ही वायु प्रदूषण की समस्याएं आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होने से ग्रीन हाउस या पौधा घर प्रभाव का कारण हो सकता है। दूसरा है तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम को जलाकर
जल को गर्म करके भाप बनाई जाती है। भाप को टरबाइनों को घुमाकर विद्युत पैदा की जाती है। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यही है कि इन संयंत्रों में ईंधन दहन करके उसमें ऊर्जा पैदा की जाती है। फिर उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या जनरेटर में जमा किया जाता है और जनित्र के माध्यम से ही प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तीसरा है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र एक अन्य पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत संयंत्र निर्माण करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर जलाशयों में या कृत्रिम झीलों में जल का इकट्ठा करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इससे जल का तल ऊंचा हो जाता है और इस प्रक्रिया में जल की गतिज ऊर्जा उनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बांधों के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल को बांध के आधार के निकट स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है। टरबाइन के माध्यम से जनित्र में ऊर्जा आगे की ओर जाती है और इसके माध्यम से जल विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। चौथा है जैव मात्रा या बायोमास। बच्चों, हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि ईंधन के रूप में उपलों अर्थात गोबर का उपयोग से भी हम लोग भली भांति परिचित हैं। चूँकि ये ईंधन जंतु एवं पादप उत्पाद हैं, इसलिए इन ईंधनों के स्रोतों को हम जैव मात्रा कहते हैं। दूसरी ओर गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अवशिष्ट पदार्थ, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे अनेक पादप तथा मल जल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो एक गैस का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। चूँकि इन गैस को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पहला पदार्थ मुख्यतः गोबर है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस को एक संयंत्र में निर्माण किया जाता है। इस संयंत्र में टंकी ईंटों से बनी गुंबद जैसी एक संरचना होती है। जैव गैस के निर्माण के लिए मिश्रण टंकी में जल तथा गोबर का एक गाढ़ा घोल, जिसे स्लेरी कहते हैं, बनाया जाता है, जहाँ से इसे संपचित्र में डाल देते हैं। संपचित्र चारों ओर से बंद एक दक्ष कक्ष होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। अवयव सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, गोबर की स्लेरी के जटिल यौगिकों को अपघटित कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया कुछ दिनों के बाद पूरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होते हैं, जिससे पाइपों के माध्यम से बाहर खींच निकाल लिया जाता है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस उपस्थित होती है या धुआं पैदा किए बिना जलती है। लकड़ी, कोयला तथा चारकोल के विपरीत जैव गैस के जलने के बाद राख जैसे कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। इसकी ज्वलन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का इस्तेमाल प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है।
जैव गैस संयंत्र में बची हुई संयंत्र से बाहर निकालते हैं। उस सैलरी में बचे फास्फोरस तथा नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसे हम अच्छी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये उत्तम खाद साथ अपशिष्ट पदार्थों को निपटारे का सुरक्षित तरीका भी मिल जाती है। जैव गैस या जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। लास्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य को पूरा करने में होता आ रहा है। आजकल पवन ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे बहुत बड़े विद्युत पंखे के समान होती है, जिसे किसी मजबूत आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। किसी बड़े क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती है तथा यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फार्म कहलाती है। बच्चों, डेनमार्क एक ऐसी जगह है जिसे पवनों का देश कहा जाता है। वहाँ के लोग लगभग 25% से भी अधिक विद्युत की मांग पवन चक्कियों के द्वारा प्राप्त की जाती है और हमारा भारत पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में से 5वां स्थान रखता है। इस प्रकार पवन ऊर्जा को जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे।